में आपका। आप देख रहे हैं 8 बजे की तमाम बड़ी खबरें। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहली बड़ी खबर गाजीपुर से मनोज राय हत्याकांड से जुड़ी ये खबर के आरोपी शाहिद उर्फ कुर्बान को गिरफ्तार कर लिया गया है। मंसूर अंसारी के घर से ये गिरफ्तारी हुई है। मुख्तार का चचेरा भाई है मंसूर अंसारी। मुख्तार के गैंग के सदस्य रहे हैं दोनों और मंसूर अंसारी की तलाश में पुलिस शाहिद पर 25,000 का इनाम रखा गया था। तो पुलिस लगातार तलाश में जुटी हुई है। मंसूर अंसारी को ढूंढा जा रहा है और अभी मुख्तार गैंग के ये दोनों सदस्य जिनकी गिरफ्तारी हुई है, मुख्तार का चचेरा भाई मंसूर अंसारी, जिसकी अब तलाश जारी है। मुख्तार अंसारी जो मृतक है उसके गैंग मेंबर्स के खिलाफ लिखा गया था, उसी के प्रमुख सहयोगी था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्गत प्रोसेस है उसके अनुपालन के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा था। आज ये जानकारी मिली कि वो एक हाइड आउट में छुपा हुआ है मोहम्मदाबाद में। जब वहाँ पे पुलिस टीम ने दबिश दी तो वो वहाँ मिला, उसे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उससे जब पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो हाइड आउट था वो मंसूर अंसारी जो मुख्तार अंसारी का कज़िन है और उसका प्रमुख सहयोगी रहा है सदैव से, उसके विरुद्ध पूर्व में भी बेनामी संपत्तियों के संबंध में जो गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हो चुकी थी, उसी के द्वारा उसे पनाह दी गई थी। हाथरस हादसे के मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। यहां पर सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में ये बात सामने आई है। दिल्ली में मधुकर अपने एक रिश्तेदार के घर पर रुका हुआ था। फरारी के दौरान वो कुछ सेवादारों के संपर्क में था। जिन लोगों ने फरारी के दौरान मधुकर की मदद की थी, पुलिस उनकी भी जांच कर रही है। मधुकर के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था और जेल भेजा गया हाथरस हादसे का मुख्य आरोपी। तो मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया कि मुख्य आरोपी है देवप्रकाश मधुकर, जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया। ये दावा किया गया। भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से ही इस मामले को लेकर पुलिस काफी गंभीर नजर आ रही है। और देवप्रकाश मधुकर से जो सवाल पुलिस के रहे वो भी ये आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। बाबा और तुम्हारे बीच कितनी बार बात हुई? बाबा के संपर्क में तुम कब से हो? ये सवाल पूछे गए मधुकर से। और कितने लोगों के आने का यहाँ पर अनुमान था और भगदड़ कैसे मची, इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश की गई। हादसे के वक्त मधुकर कहाँ पे था? क्या सेवादारों ने भीड़ पर लाठियां भी चलाई है? ये भी क्योंकि बात आई थी निकलकर सामने, तो ये सभी सवाल मधुकर से पूछे गए हैं। हाथरस हादसे को लेकर पुलिस ने आयोजकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस के मुताबिक आयोजकों ने नियमों का उल्लंघन किया और बेकाबू भीड़ को संभालने की कोशिश नहीं की। पुलिस को शुरुआती पूछताछ में यह पता चला है कि देवप्रकाश मधुकर की बाबा साकार हरे के कार्यक्रमों को आयोजित कराता था और इन कार्यक्रमों के लिए फंड्स भी इकट्ठा करता था। एसपी ने कहा कि मुख्य आरोपी मधुकर के पॉलिटिकल कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। किस पार्टी ने कितना फंड दिया, इसकी भी जांच होगी। पुलिस अब जांच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी मदद ले रही है। मुख्य आरोपी देवप्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी हेतु तमाम प्रयास विफल होने के पश्चात अपर पुलिस महानिदेशक आगरा द्वारा दिनांक 4/7/2024 को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। उक्त अभियुक्त देवप्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराबाद से गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए सीधा रुख करते हैं। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ हाथरस से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सुमित, देखिए सवाल
मधुकर से भी पूछे गए हैं क्योंकि उसकी भी गिरफ्तारी हुई और तरह तरह के तरीकों से, हर एक एंगल से, हर एक पहलू से यहां पर जांच करने की कोशिश की जा रही है। अभी लेटेस्ट क्या अपडेट है पूरे मामले में, जरा विस्तार से जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मधुकर को कल जेल भेजा गया है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। पुलिस जल्द ही मधुकर की रिमांड लेगी और पुलिस के पास एक सवालों की बहुत बड़ी लिस्ट है, उसको लेकर मधुकर से कई और खुलासे होना बाकी है। हालांकि मधुकर से कई सारी जानकारी पुलिस को मिली है, जैसे फंडिंग कहां से होती थी, कितनी राजनीतिक पार्टियों के लोग अपने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए मधुकर से जुड़े हुए थे, मधुकर किस तरह से कार्यक्रम करता था। मधुकर बाबा का मुख्य सेवादार बताया गया है, बाबा से कई सालों से जुड़ा हुआ है और ज्यादातर आसपास के इलाकों में जो भी कार्यक्रम बाबा के प्रवचन के हुआ करते थे उसमें मधुकर की अहम भूमिका होती थी। हालांकि इस पूरे मामले में न्यायिक जांच आयोग हाथरस में आया हुआ है, उसने कल घटनास्थल का निरीक्षण भी किया है और आज भी कई लोगों से न्यायिक जांच आयोग के अधिकारी भी इस पूरे मामले में पूछताछ करेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर शर्तों का कैसे उल्लंघन हुआ और इतनी बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ कैसे मौजूद हुई, इतनी सारी संख्या में वहां लोग कैसे पहुंच गए और इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। पुलिस भी इस पूरे मामले में अन्य एजेंसियों की मदद ले रही है कि इसमें कहीं अन्य फंडिंग कहां से हुई है। मधुकर से इस पूरे मामले में जानकारी ली गई है हाथरस पुलिस द्वारा और भी इसमें जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं, 2 आरोपियों को और जेल भेजा गया है और उनसे भी इस पूरे मामले में बातचीत की जा रही है और कई अहम चीज हैं जो अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इस पूरे मामले में सामने आई है, जिस पर हाथरस पुलिस काम कर रही है और जल्दी बड़े इस पूरे मामले में खुलासे हाथरस पुलिस करेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज वो मीडिया और सोशल मीडिया टीम के साथ भी बैठक करने वाले हैं। साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं करने पर भी समीक्षा करेंगे। बीएल संतोष यूपी में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर रणनीति बनाएंगे। साथ ही वो 14 जुलाई से लखनऊ में प्रस्तावित बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। और इससे पहले कल बीएल संतोष ने बीजेपी कोर कमेटी के साथ मीटिंग की थी, बैठक की थी और इस बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित बीजेपी के आला नेता शामिल हुए थे। और बैठक के बाद भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि बैठक में विधानसभा उपचुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है। 14 जुलाई से प्रदेश कार्य समिति की बड़ी बैठक होने वाली है और इस पर भी मीटिंग में चर्चा की गई है। की बैठक थी, उसमें पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने की है। अभी एक वृक्ष मां के नाम एक अभियान हम लोगों को चलाना है। 14 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम है, बड़ी प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। उसके बाद उन्हीं विषयों को लेकर कोर कमेटी में चर्चा हुई है और निश्चित रूप से राष्ट्रीय पदाधिकारी के नाते माननीय संगठन मंत्री जी के प्रवास के क्रम में इस प्रकार की बैठकें, कार्यक्रम, अभियानों की समीक्षा करना, आगामी कार्य योजना बनाना, ये उसका हिस्सा रहा। सर, चुनाव को लेकर भी चर्चा? हाँ, उपचुनावों को लेकर भी हमने संगठन की दृष्टि से जो संगठनात्मक काम है अपने बूथ के, सेक्टर के, मंडल के, उनकी हमने तैयारी पूरी की है। और हाथरस से बड़ी खबर है, नाबालिग छात्र का अपहरण किया गया है। ट्यूशन से घर जाते वक्त अपहरण किया गया। 2 बदमाश बाइक पर अपहरण कर ले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव कुम्हराई का ये मामला है। नाबालिग छात्र का अपहरण किया गया है। बाइक पर सवार थे बदमाश, ट्यूशन से घर आते वक्त अपहरण किया गया और आरोपियों की तलाश में अब पुलिस लगातार जुटी हुई है। सुमित इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सुमित, पुलिस ने क्या एक्शन अब तक लिया है, क्या जानकारी? ये आपको बता दूं, ये एक 6वीं का छात्र है, 12 साल का बच्चा है ये। जब ये कल देर शाम को अपनी साइकिल से ट्यूशन से घर वापस जा रहा था, तभी अपाचे बाइक पर 2 बदमाश आते हैं और इस बच्चे का अपहरण कर वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है। उसके बाद जैसे ही पूरे घटनाक्रम की सूचना पुलिस को मिली है तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस पूरे मामले में छानबीन की है और अभी अभियोग पंजीकृत किया गया है।
कई टीमें हाथरस पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर गठित की है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और बच्चे को भी बरामद कर लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बार कांवड़ यात्रा पर डीजे पर हुड़दंग देखने को नहीं मिलेगा। पुलिस और प्रशासन ने डीजे की ऊंचाई और आवाज को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। डीजे की ऊंचाई 12 फीट और चौड़ाई 16 फीट से ज्यादा नहीं होगी और डीजे का साउंड 75 डेसिबल से ज्यादा नहीं होगा। अगर तय मानकों से ऊपर डीजे बजता है तो पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। साथ ही कांवड़ियों को आईडी कार्ड भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। ग्रुप कांवड़ अगर ला रहे हो तो भक्तों को अपने थाने में सूचना भी देनी होगी। कल कांवड़ यात्रा को लेकर मेरठ में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा के अफसर और यूपी के 6 मंडलों के अधिकारी मौजूद रहे। कांवड़ यात्रा में इस बार क्राउड मैनेजमेंट का खास ध्यान रखा जाएगा। कांवड़ यात्रा रूट पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। कांवड़ मार्ग सीसीटीवी से लैस रहेगा और उत्तराखंड में इस बार यूपी पुलिस के जवानों को भी ड्यूटी पर लगाया जाएगा ताकि हरिद्वार से ही व्यवस्था बनाकर यूपी की सीमा में कांवड़ियों की एंट्री हो सके। इस बार भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। कांवड़ में इस बार तिरंगा लेकर चलने वाले कांवड़ियों का सम्मान भी होगा। 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सभी के ऑफिसर्स ने इस बैठक में भाग लिया है और सभी को ये बताया गया है कि कैसे आप डीजे की हाइट को रेगुलेट करने के लिए काम करेंगे, कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि आपके यहाँ से जो भी कांवड़ यात्री आ रहे हैं उनके पास कोई ना कोई आईडी हो। अगर ग्रुप में आ रहे हैं तो उनका पता, उनके थाने का या गांव का इस तरह का एड्रेस हो ताकि किसी भी इवेंचुअलिटी में मदद करने में आसानी हो सके। कांवड़ और डीजे की हाइट के कारण जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको रोकने के लिए सभी से वार्ता करके कांवड़ की जो हाइट है, डीजे की हाइट है, उसको कम किया जाए। कांवड़ व्यवस्था, कांवड़ के मार्गों पे सभी तरह की व्यवस्थाएं, चाहे वो रोड की हो, सफाई की हो, खाने पीने की हो, स्वच्छता की हो, महिलाओं के निजता से संबंध में जितने भी आवश्यकता हैं उनको उनकी पूर्ति समय से करा लिया जाए और पर्याप्त सुरक्षा बल रहेगा। उधर बिजनौर में लगातार बारिश के चलते मालन नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों के घरों में पानी भर गया है तो सड़कें भी जलमग्न हो गई हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान हो गए हैं और जनजीवन प्रभावित हो गया है। मालन नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से ये दिक्कतें लोगों को आ रही हैं और बिजनौर की खबर जहां पर बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके चलते लोगों को कितनी परेशानी हो रही है वो आप देख सकते हैं। राणा है, निराला है, दिलबर है, सब है इनके परिवार को, विष्णु जी हैं, हमें क्यों नहीं मिल रहा है ये बताइए आप। क्या सरकार हमारी सुन नहीं रही? पहले मायावती की सरकार थी, मायावती ने सुने, मोदी जी के राज में हमारी नहीं सुन रहे कोई। आप ये बताइए, हम इतने परेशान हैं, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, क्या करें? ये ठीक है सर, ये दिखाओ। हम तो अपना घर छोड़ के जाना वाले हैं, क्या करें बताओ। निराला के परिवार को 110 गज के प्लॉट मिले हुए हैं, हमें हमारी कोई सुन नहीं रहा, प्रशासन सुन नहीं रहा। पहाड़ों पर हो रही तेज बारिश के चलते बिजनौर में कई नदियां उफान पर है। बिजनौर के बढ़ापुर इलाके में नकटा नदी को पार कर वन विभाग की गाड़ी पानी के तेज बहाव में बह गई और गाड़ी में सवार कर्मचारियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बिजनौर में गंगा, मालन, कोटावाली, नकटा नदी उफान पर है। नदी में फंसी गाड़ी को जेसीबी की मदद से कई घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकलवाया गया। बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर वार्निंग लेवल के पार पहुंच गया है। लगातार बारिश से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ का पानी भरने लगा है और सड़क पर पानी आने जाने से हरिहरगंज बरदौलिया मार्ग बंद हो गया है।
जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बस्ती में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। स्वतंत्र देव सिंह ने लोलपुर विक्रमजोत तटबंध का निरीक्षण किया और निरीक्षण के बाद मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने HCN और JE को बुलाकर फटकार लगाई। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि गरीबों के लिए काम हो रहा है, जरा सी लापरवाही हुई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई बचा नहीं पाएगा, ये काम है, इसलिए एक काम होता है, इसी पर भरोसा नहीं होता है। मरोगे नोट कर लो, बच नहीं पाओगे। दोनों लोगों से डरा उस पर, इसलिए किसी काम में समझौता मत कर देना किसी हालत में, क्योंकि गरीबों के लिए काम हो रहा है। और अगली खबर झांसी से, जहां पर बेटे ने पिता की बेरहमी से पिटाई के बाद धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। शहर कोतवाली क्षेत्र के छनियापुरा मोहल्ला की ये वारदात है। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी बेटा नशा करने का आदी था और आए दिन बुजुर्ग पिता के साथ मारपीट किया करता था। आसपास के लोगों से जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर चारपाई पर बुजुर्ग का शव खून से लथपथ मिला और मौके पर नशेड़ी बेटा फरार मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। आरोपी बेटे की तलाश में दबिश दी जा रही है। गोपाल दास, जिनकी उम्र करीब 55 वर्ष है, इनके बेटे ने आशीष ने इनकी हत्या कर दी, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये कल से ही अपने को अंदर अपने कमरे में बंद किए थे। आज मोहल्ले के लोगों ने जब कमरा खुलवाया तो इसमें इसका बेटा भी था और इसके जो पिताजी हैं, इनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसमें इनके मुंह से हल्का फुल्का ब्लड आ रहा है। बाकी फोरेंसिक टीम आदि बुलाई गई है और मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। बेटे को हिरासत में लेकर के पूछताछ किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त कर FIR पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज देश भर के 136 शहरों में CTET 2024 परीक्षा हो रही है। परीक्षा 2 शिफ्टों में होगी। पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से दोपहर के 12 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम के 4:30 बजे तक होगी। इस परीक्षा में देश भर के लाखों परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें, CBSE केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET का आयोजन किया जाता है CBSE केंद्रीय शिक्षक पात्रता की ओर से। आज पूरे देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी। पुरी में भी भगवान जगन्नाथ की यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। दोपहर बाद रथ यात्रा निकाली जाएगी और आज सुबह अमित शाह ने अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर पहुंचे और वहां पर वो भगवान जगन्नाथ की मंगला आरती में शामिल हुए, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाएगी, जिसे लेकर तैयारी पूरी हो गई है और इस यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ की आरती करते हुए अमित शाह को आप देखिए। अहमदाबाद में अमित शाह ने ये पूजा अर्चना की है जगन्नाथ मंदिर में। क्या लागे मेरा। पाखंडी बाबाओं की कमी नहीं है। प्रतापगढ़ में से भी ऐसे ही बाबा का एक वीडियो सामने आया जो खुद को ईश्वर बता रहा है। प्रतापगढ़ के रमाशंकर यादव उर्फ महाराज जी बाबा भी दरबार लगाते हैं। उनके दरबार में हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, जहां बाबा झाड़ फूंक कर भूत प्रेत बाधा दूर करने का दावा करते हैं। नौकरी दिलवानी हो, बच्चे की मांग हो, बाबा के पास हर चीज का इलाज है। ये बाबा राजबली के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि जिस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, अगर कोई हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार होगा। मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है, न डर की न मर्यादा की। मैं जो बोलता हूँ न शर्म है न लिहाज है। अगर इसका लड़का गलती करेगा तो वो भी बता दूंगा मैं, किसका लड़का चोरी कर रहा कि बेईमानी कर रहा। मैं सत्य पर हूँ और सत्य ही हमारा धर्म है। जब तक यहाँ सत्य है तब तक मैं हूँ यहाँ पर।
बोलिए राजा महाराज की। और मेरे